नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये हमारा वर्किंग कैपिटल पे थर्ड वीडियो है। हम एडवांस बैंक मैनेजमेंट का मॉड्यूल डी कवर कर रहे हैं, जिसमें वर्किंग कैपिटल के 2 वीडियो हम आपको ऑलरेडी बना चुके हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है। देखिए, हमने फर्स्ट वीडियो में क्या जाना था, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट के बारे में। फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट के बारे में हमने बात की थी फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हमने टंडन कमेटी नॉर्म्स, नायक कमेटी नॉर्म्स, कैश बजट, इस पे सब पे बात की थी। सेकंड जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बात की थी नॉन फंड के बारे में, नॉन फंड बेस्ड में, ठीक है। नॉन फंड में हमने क्या आपसे डिस्कस किया था, बैंक गारंटी फाइनेंसिंग, एलसी के अगेंस्ट में जो फाइनेंस है या बिल्स को एक्सेप्टेंस जो बैंक करते हैं उसके अगेंस्ट में किस तरह से फाइनेंसिंग की जाती है, ये हमने बात की थी सेकंड हमारा जो वीडियो बनाया था। अब ये हमारा थर्ड वीडियो है। इस थर्ड वीडियो में हम चर्चा करेंगे अदर वर्किंग कैपिटल मेजर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आएगा कमर्शियल पेपर, फिर हम ट्रेड क्रेडिट पे बात करेंगे जिसमें सप्लायर्स क्रेडिट भी आएगा, बायर्स क्रेडिट भी आएगा, और फिर बात करेंगे हम TREDS पे, ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमर्शियल पेपर के बारे में। कमर्शियल पेपर भी शॉर्ट टर्म में जब कंपनियों को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ये कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा ले सकते हैं, और ये एक तरह से अल्टरनेटिव है किसका, वर्किंग कैपिटल का। देखिए, कमर्शियल पेपर क्या है, इंस्ट्रूमेंट, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इशूड टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म का पैसा चाहिए तो ये लगता है, शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने को यहाँ शॉर्ट टर्म कहा गया है। अगर 12 मंथ्स तक के लिए पैसा चाहिए तो कमर्शियल पेपर के थ्रू ही कंपनीज पैसा उठाती हैं, ठीक है। अब देखिए, दिस इज अनदर सब्स्टिट्यूट फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल का एक तरह का सब्स्टिट्यूट है। जब आपको शॉर्ट टर्म पैसा मिल जाएगा तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इशूड एज अनसिक्योर्ड यूसेंस प्रॉमिसरी नोट। यूसेंस प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किया जाता है, अनसिक्योर्ड और डीमेट की फॉर्म में इशू किया जाता है, और डिस्काउंट टू फेस बुक वैल्यू इशू किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं इशू करने की, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल लिमिट, जो कंपनी इशू कर रही है उसकी वर्किंग कैपिटल लिमिट होनी चाहिए बैंक के साथ में, वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और तीसरा, अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा का आपका कमर्शियल पेपर इशू कर रहे हैं तो मिनिमम A3 रेटिंग होनी चाहिए 2 अप्रूव्ड एजेंसियों से, 2 सेबी अप्रूव्ड एजेंसियों से मिनिमम A3 रेटिंग होनी चाहिए। अब देखिए, कौन इशू कर सकता है, सवाल ये है। कंपनीज इशू कर सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन इशू, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इशू कर सकती हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज इशू कर सकती हैं, LLPज इशू कर सकती हैं, पार्टनरशिप नहीं LLPज कैन आल्सो इशू इफ मिनिमम नेटवर्थ इज 100 करोड़। इनके लिए मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ है। कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर सकते हैं। मैच्योरिटी मिनिमम 7 दिन है और मैक्सिमम 12 महीने है। 5 लाख रुपए का मिनिमम कमर्शियल पेपर इशू होगा या 5 लाख के मल्टीपल में इशू होगा। अगर कंपनी को बाईबैक करना है तो 30 दिन के बाद बाईबैक कर सकते हैं, और अगर डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में तो 6 महीने तक दोबारा कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर पाएंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं जो कमर्शियल पेपर के लिए लागू होती हैं, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है कमर्शियल पेपर आपका। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए है, बैंक की वर्किंग कैपिटल का एक सब्स्टिट्यूट है। कंपनीज इशू कर सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज इशू कर सकती हैं, LLP इशू कर सकती हैं। 7 दिन से 12 महीने का टाइम है। 5 लाख का मिनिमम इशू होता है, 5 लाख के मल्टीपल में होता है। बाईबैक करना है तो 30 दिन के बाद बाईबैक कर सकती है, और डिफॉल्ट कर दिया तो 6 महीने तक ये दोबारा से कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकते। कंडीशंस मैंने आपको बता दी कंपनी के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे फाइनेंसिंग मेथड पे, जो है ट्रेड क्रेडिट फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। अब देखिए, ट्रेड क्रेडिट रेफर्स टू द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द ओवरसीज सप्लायर। ओवरसीज सप्लायर कौन है? ओवरसीज सप्लायर है, मानिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने 1 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी है UK से, ओके। तो जो ओवरसीज सप्लायर है, UK का जो सप्लायर है, वो ट्रेड क्रेडिट अरेंज करेगा, ठीक है। ओवरसीज सप्लायर अरेंज करेगा, या बैंक देगी, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा। या तो ओवरसीज ये सप्लायर देगा, या बैंक देगी, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा। ये तीनों में से कोई भी दे सकता है। मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर, ये भी 1 साल तक का है। इट इज़ फॉर इम्पोर्ट इनटू इंडिया। भारत में यदि कुछ इंपोर्ट करना है, जैसे मैंने 1 करोड़ की मशीनरी मंगाई तो ये कैपिटल गुड्स में आ गई। कुछ और भी मंगाया अदर देन कैपिटल गुड्स तो भी ये इसमें आता है ट्रेड क्रेडिट में। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ फाइनेंस सच ट्रेड क्रेडिट इंक्लूड सप्लायर्स क्रेडिट एंड बायर्स क्रेडिट। देखिए, ये जो ट्रेड क्रेडिट हुआ है इसमें 2 तरह के ट्रेड क्रेडिट आएंगे, एक सप्लायर्स क्रेडिट
और दूसरा है बायर्स क्रेडिट। ठीक है, सप्लायर्स क्रेडिट या बायर्स क्रेडिट। सप्लायर क्रेडिट रिलेट टू द क्रेडिट फॉर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया एक्सटेंडेड बाय ओवरसीज सप्लायर। सप्लायर क्रेडिट कौन देगा? ओवरसीज सप्लायर जो है, जिससे मैंने माल खरीदा है, वो मुझे क्रेडिट दे रहा है। ओवरसीज सप्लायर द्वारा इंडिया में इंपोर्ट के लिए ये क्रेडिट दिया जाता है। और दूसरा है बायर क्रेडिट। बायर क्रेडिट एक तरह का लोन है। ये तो बात हो गई सप्लायर क्रेडिट के बारे में। आगे चलते हैं, बायर क्रेडिट के बारे में देखते हैं। देखिए, बायर क्रेडिट क्या है? इट रेफर्स टू ए लोन। ये एक तरह का लोन है जो ओवरसीज जो इंपोर्टर जो है उसके द्वारा ओवरसीज बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अरेंज किया जाता है। फॉर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया अरेंज बाय द इंपोर्टर। इंपोर्टर यानी मैंने इंपोर्ट किया है, तो मैं कहाँ से अरेंज करूँगा? ओवरसीज बैंक से या ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो दो तरह का क्रेडिट होगा, एक सप्लायर क्रेडिट। सप्लायर क्रेडिट क्या है? ओवरसीज सप्लायर ने आपको क्रेडिट दिया है, ठीक है ना, ओवरसीज सप्लायर द्वारा इंडिया में इंपोर्ट के लिए दिया जाता है। और एक हो गया बायर क्रेडिट। बायर क्रेडिट कौन अरेंज करेगा? इंपोर्टर। किससे करेगा? ओवरसीज बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब इसके देखिए दो रूट हैं। एक है ऑटोमेटिक रूट, जिससे $20 मिलियन तक का पर ट्रांजेक्शन आप ये ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। और दूसरा है अप्रूवल रूट। अगर $20 मिलियन से ज़्यादा का चाहिए तो अप्रूवल रूट के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। बैंक कैन इशू बैंक गारंटी फॉर ट्रेड क्रेडिट अप टू $20 मिलियन। 20 मिलियन तक बैंक के जो ऑटोमेटिक रूट है उसमें बैंक गारंटी भी इशू करती हैं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या लेटर ऑफ क्रेडिट अलाउ नहीं है। तो ये बात है हमारी ट्रेड क्रेडिट के बारे में। देखिए, ट्रेड क्रेडिट में मैंने दो तरह के क्रेडिट बताया आपको, सप्लायर क्रेडिट और बायर क्रेडिट। सप्लायर क्रेडिट सप्लायर देगा आपको, और बायर क्रेडिट इंपोर्टर को अरेंज करना होगा ओवरसीज बैंक से। बस इतना फर्क है। ऑटोमेटिक रूट में आप $20 मिलियन तक का एक सिंगल ट्रांजेक्शन में ऑटोमेटिक रूट से ले सकते हैं, और उससे अगर ज़्यादा है तो फिर आपको जाना पड़ेगा अप्रूवल रूट से। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी ट्रेड क्रेडिट के बारे में। ये दूसरा मेथड था जो अनट्रेडिशनल मेथड है। तीसरा मेथड है आपका फैक्टरिंग का, जिसमें TREDS भी आता है। देखिए, फैक्टरिंग क्या है? दिस इज ए मेथड ऑफ फाइनेंसिंग द शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक रिसीवेबल्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये डोमेस्टिक रिसीवेबल्स के लिए है। पहली बात तो ये भी बैंक बोरोइंग का सब्स्टिट्यूट है। अब देखिए, इसमें तीन पार्टी होती है। एक तो फैक्टर हो गया, बैंक कह लो या कोई भी इंस्टीट्यूशन कह लो। एक क्लाइंट हो गया जिसने माल बेचा, और एक बायर हो गया जिसने माल खरीदा। ये ए रेटेड कंपनीज के लिए होता है। द फाइनेंसर इज कॉल्ड फैक्टर। जो फाइनेंस कर रहा है वो फैक्टर कहलाएगा। इट कैन बी ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक आर नॉट परमिटेड, पर बैंक अपनी सब्सिडरीज के थ्रू ये काम कर सकते हैं। बैंक डायरेक्ट नहीं कर सकते, पर सब्सिडरीज के थ्रू फैक्टरिंग का काम कर सकते हैं। अब देखिए, आगे जैसे जैसे चलेंगे ये आपको समझ में आता जाएगा। अंडर फैक्टरिंग, द फैक्टर not only purchase the books, debt or receivables of the client, but may also control the credit given to the buyer and administer the sales ledger। देखिए, फैक्टर का काम क्या है? सिर्फ सेल्स को परचेज करना नहीं है, जो उसने इनवॉइस जनरेट की सिर्फ उसको मैनेज करना नहीं है। इट कैन आल्सो कंट्रोल द क्रेडिट गिवन टू द बायर। बायर को कितना क्रेडिट देना है वो भी कंट्रोल करता है। सेल्स रजिस्टर भी मेंटेन करता है। फैक्टर ये सारे काम करते हैं। और जनरली जो होता है 80% इसमें पेमेंट इमीडिएटली सेलर को दे दिया जाता है, और बाकी का जो पेमेंट आता है वो जैसे ही बायर से कलेक्शन आ जाएगा ड्यू डेट पे, उसके बाद में इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स ऑन ड्यू डेट पे पैसा आएगा, तो बचा हुआ 20% जो है उसको सेलर को चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें फैक्टर को क्या मिलता है। फैक्टर को तीन चीज़ें मिलेंगी, एक तो डिस्काउंटिंग चार्जेज, दूसरा कलेक्शन चार्जेज, और तीसरा सर्विस चार्जेज। ये फैक्टर की इनकम है जिसके लिए फैक्टरिंग सर्विसेज काम करती है। जो भी एजेंसी काम कर रही है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, वो इस कमीशन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका मैकेनिज्म किस तरह का है, हम इस डायग्राम से देखते हैं। देखिए, फैक्टरिंग दो तरह से होती है। विद रिकोर्स भी है जहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क क्लाइंट का है, और विदाउट रिकोर्स भी है जहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क फैक्टर का है। अब ये मैंने एक मैकेनिज्म दिया है आपको, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले इंस्टेंस में क्या होता है, ये पहला इंस्टेंस आप पकड़िए जब सेलर ने बायर को गुड्स सेल किया। पहली बात, बायर को गुड्स सेल किया और इसने इनवॉइस जनरेट कर दी। इस पे इसने जनरेट कर दी इनवॉइस। अब इस इनवॉइस को बायर ने एक्सेप्ट कर लिया। ये सेकंड जो है स्टेप है इसका। सेलर ने बायर को गुड्स सेल किया और इनवॉइस जनरेट की, बायर ने इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए, इनवॉइस को जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, ये सेलर क्या करेगा, ये इनवॉइस दे देगा फैक्टर को। ठीक है, फैक्टर को इनवॉइस असाइन कर दी इसने। अब फैक्टर ने क्या किया, जैसे ही इसको इनवॉइस असाइन हुई, इसने 80% पेमेंट इसको कर दिया। ये 4 नंबर स्टेप है। इसने 80% पेमेंट जो है सेलर को दे दिया। ठीक है,
अब बचा 20%। 20% कब मिलेगा? अब पांचवा स्टेप आएगा, बायर ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा। ये 5 नंबर का स्टेप है, ड्यू डेट पे बायर पेमेंट करेगा। ये पेमेंट है 100%। 100% आ गया तो इसमें से 20% इसका बचा, तो ये बचा हुआ 20% इसको पेमेंट कर देगा। इसमें से कमीशन, सर्विस चार्जेज ये अपना डिडक्ट कर लेगा और बचा हुआ पैसा सेलर को दे देगा। इस तरह से पूरा फैक्टरिंग का सिस्टम काम करता है। सेलर बायर को गुड्स सेल करेगा, इनवॉइस जनरेट करेगा, बायर उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस के बाद सेलर फैक्टर को दे देगा, फैक्टर उसके बेसिस पे 80% उसको क्रेडिट दे देगा। रेस्ट 20% के लिए बायर जो है ड्यू डेट पे फैक्टर को पेमेंट करेगा और बचा हुआ पैसा फैक्टर यहाँ से दे देगा इसको, किसको? सेलर को। इस तरह से पूरा TREDS का सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर है, वो कैसे काम करता है उसको भी देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो स्टेप आपको बताए हैं, सेल्स ऑफ गुड्स, इशू इनवॉइसेस, एक्सेप्टेंस बाय द बायर, ये यही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। असाइनमेंट ऑफ इनवॉइसेस टू फैक्टर, ये 3rd पॉइंट था। फैक्टर विल मेक पार्ट पेमेंट, यानी 80% पेमेंट कर देगा, ये 4th था। फिर बायर जो है पेमेंट करेगा ड्यू डेट पे, ये 5th था हमारा। और 6th पे था जो रेस्ट अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है, वो फैक्टर पेमेंट कर देगा सेलर को। अब हम बात करेंगे TREDS के बारे में। ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम टू फैसिलिटेट डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइसेस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ MSMEs। MSMEs के जो बिल्स हैं, जो इनवॉइसेस हैं, उनको डिस्काउंट करते हैं TREDS में। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जो जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन कुछ नहीं है। TREDS प्रोवाइड ए स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फॉर ऑनबोर्डिंग ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ट्रांजेक्शन। बायर सेलर्स के ट्रांजेक्शन को ऑनबोर्ड करने के लिए टू एस्टेब्लिश TREDS मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल 25 करोड़ होनी चाहिए, जिसमें बाकी अदर्स हैव मैक्सिमम 10% इक्विटी। ये TREDS के लिए, जो कंपनियां TREDS का काम करती हैं, ये उनके लिए दिया हुआ है। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, ये मैंने नीचे दिया हुआ है कि ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ समझाने की इसको कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये हैं आपके सेलर्स। ये समझो 3 सेलर्स हैं जो गुड्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये बायर्स हैं जो फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 ये बायर हैं। ये TREDS ऑपरेटर है और ये फाइनेंसर हैं, ठीक है। ये सेलर हो गए, ये बायर हो गए। सेलर बायर को सेल करेगा, ठीक है। और ये फैक्टर है या फाइनेंसर है जो पैसा देगा। अभी देखिए होगा क्या। सेलर, या नीचे मैंने दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे, सेलर डिलीवर गुड्स ऑन क्रेडिट, इशू इनवॉइसेस, कॉल फैक्टरिंग यूनिट। सेलर ने माल बेचा इसको और इनवॉइस जनरेट कर दी, जिसको हम फैक्टरिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब ये फैक्टरिंग यूनिट, ये जो इनवॉइस जनरेट करेगा उसको दे देगा किसको? इस पे अपलोड कर देगा, यहाँ इसको अपलोड कर देगा TREDS सिस्टम पे। अब बायर क्या करेगा? ये बायर है, ये बायर जो कॉर्पोरेट है, जो फाइनेंसर है, वो क्या करेगा? TREDS सिस्टम को लॉगिन करेगा और ये जो इनवॉइस इसने TREDS ऑपरेटर पे डाली है, अपलोड की है, ये उसको फ्लैग कर देगा, ठीक है। इसने एक्सेप्ट कर ली, जो इसने डाली है उसको फ्लैग कर देगा कि ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखिए, बायर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ फाइनेंसर 1 है, 2 है, 3 है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अब बायर क्या करेगा? अब बायर का बैंक अकाउंट आपका लिंक है, ठीक है ना। तो TREDS जनरेट्स एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द बैंक। तो यहाँ से जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगी ना, तो इसको इंफॉर्मेशन चली जाएगी बैंक को, ठीक है। FU हैज लीगल सेंक्टिटी सिमिलर टू फिजिकल इंस्ट्रूमेंट अंडर NI एक्ट। जैसा NI एक्ट में होता है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, वैसा ही यहाँ पे भी प्रोटेक्शन मिलता है। फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट भी है 2011, उसमें भी। अब देखिए, FU फाइनेंसिंग कैसे होती है, इनवॉइस फाइनेंसिंग कैसे होगी? जो TREDS के साथ रजिस्टर है वो फाइनेंसर करेंगे। ऑल कॉस्ट इस पर डिस्प्ले की जाएगी, जितनी भी कॉस्ट है वो डिस्प्ले की जाएगी कि फाइनेंसर इसका क्या चार्ज करेगा। अब ये इसने जो एक्सेप्ट की है, फाइनेंसर ने जो टैग की है, उसको सेलर एक्सेप्ट करेगा। माना ये 6 फाइनेंसर हैं, 6 ने अलग अलग, सब ने टैग कर दिया कि हम भी इसको बाई करने में इंटरेस्टेड हैं। अब ये देखेगा 6 जो फैक्टर्स हैं उनमें से सबसे अच्छी टर्म्स कंडीशन किसकी हैं, ठीक है ना। जो टर्म्स कंडीशन है जिसकी भी अच्छी है, माना फाइनेंसर 1 की टर्म्स कंडीशन अच्छी हैं, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे ये एक्सेप्ट करेगा, ये टैग हो जाएगी, जो एक्सेप्टेंस है वो फाइनेंस्ड में टैग हो जाएगी। इसने एक्सेप्ट किया और इधर से ये फाइनेंस हो गई। अब आप देखिए, दोबारा समझिए सिस्टम को। आप समझिए, ये सेलर ने गुड सेल किया,
ठीक है ना। गुड सेल करने के बाद में क्या किया इसने, जो इनवॉइस आई वो इसने डाल दी किस पे, TREDS पे। अब इधर फाइनेंसर बैठा है, फाइनेंसर क्या करेगा, यहाँ से देखता रहता है कि किस किसने इनवॉइस डाली है। अब ये समझो 3 फाइनेंसर हैं या चौथा भी है यहाँ पे या 5वां भी, ये पाँचों ने ये जो इसने इनवॉइस डाली है उसको इन्होंने टैग कर दिया एक्सेप्टेड। अभी इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया, पर जो सेलर है वो भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये पांचों की टर्म्स कंडीशन देखेगा कि इनमें से सबसे रीजनेबल कौन सा है। माना उसको फर्स्ट वाला रीजनेबल लगता है तो ये फर्स्ट वाले ने जो एक्सेप्ट किया है उसको ये एक्सेप्ट कर देगा, और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये फाइनेंस मानी जाएगी। क्लियर हो रही है बात मेरी। जैसे ही जो सेलर है उसने एक्सेप्ट कर दिया कि मैं फर्स्ट वाले फाइनेंसर से फाइनेंस लेना चाहता हूं, तो ये फाइनेंस मानी जाएगी और T+2 डेज में इसका क्रेडिट जो है सेलर के अकाउंट को चला जाएगा। T+2 डेज में इसका सेटलमेंट हो जाएगा और सेलर के अकाउंट को चला जाएगा। ठीक है। ड्यू डेट पे TREDS सेंड मैसेज टू द पेमेंट सिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट फ्रॉम बायर अकाउंट। बायर के अकाउंट से पेमेंट आना है ना फाइनेंसर को, तो उसको ड्यू डेट पे मैसेज चला जाएगा। अगर नॉन पेमेंट है तो उसको बायर का डिफॉल्ट माना जाएगा। फाइनेंसर को इससे कोई लेना देना नहीं है। नो रिकोर्स अगेंस्ट MSME सेलर। ठीक है। FU कैन बी रेटेड बाई TREDS एंड दीज कैन बी ट्रांजेक्टेड इन सेकेंडरी मार्केट। जो रेटेड ये हैं FU कैन बी रेटेड बाई TREDS, जो इन्वॉइसेस हैं, रेटेड इन्वॉइसेस हैं, उनको सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड किया जा सकता है। तो ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा TREDS का। इस सेलर ने इसको माल बेचा, माल बेचने के बाद अपनी जो इन्वॉइस है वो TREDS प्लेटफॉर्म पे डाल दी। फाइनेंसर्स ने टैग कर दिया कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। फाइनेंसर ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद में सेलर एक्सेप्ट करेगा कि जिसकी टर्म्स कंडीशन उसको अच्छी लगेंगी उसको एक्सेप्ट कर देगा। एक्सेप्ट करते से ही वो फाइनेंस माना जाएगा। T+2 डेज में उसको पेमेंट उसके अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। ड्यू डेट पे बायर को मैसेज चला जाएगा, इसको पेमेंट करना है किसको, फाइनेंसर को। इस तरह से पूरा TREDS का सिस्टम काम करता है। यहाँ देखिए अगले इसमें मैंने आपको दिया है, सेलर डिलीवर्स गुड्स ऑन क्रेडिट, इशू इन्वॉइसेस जिसको फैक्टरिंग यूनिट कहते हैं। बायर TREDS पे लॉगिन करता है, बायर यानी फैक्टर, और उसको जो भी इन्वॉइस है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बायर बैंक अकाउंट इज लिंक्ड टू दिस एक्सेप्टेंस, TREDS जनरेट एंड सेंड इन्फॉर्मेशन टू द बैंक। इसके बाद में ये NI एक्ट में कवर है, जैसा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। FU फाइनेंसिंग में क्या है, इट कैन बी बाई फाइनेंसर रजिस्टर्ड अंडर TREDS, ऑल द कॉस्ट इज डिस्प्लेड ऑन TREDS प्लेटफॉर्म। सेलर एक्सेप्ट कर लेता है, जब बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, बायर यानी फैक्टर ने जब एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद सेलर एक्सेप्ट करता है, तो इसको फाइनेंस माना जाता है। और फाइनेंस माने जाने के बाद में T+2 डेज में सेटलमेंट होकर उसके अकाउंट को चला जाएगा सेलर के अकाउंट को। ठीक है। ड्यू डेट पे TREDS सिस्टम मैसेज भेजता है किसको, बायर को, तो बायर पेमेंट कर देगा। अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया तो बायर का डिफॉल्ट माना जाएगा। नो रिकोर्स अगेंस्ट MSME सेलर, इसमें सेलर का कोई रिकोर्स नहीं है, सेलर की कोई जवाबदारी नहीं है। रेटेड अगर TREDS हैं, रेटेड जो FU हैं, FU यानी इन्वॉइसेस, उनको सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रांजेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से पूरा TREDS का सिस्टम काम करता है। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो लेक्चर में, ये 3rd वीडियो लेक्चर में 3 चीज़ें कवर की हैं। पहले कवर किया कमर्शियल पेपर, फिर किया है ट्रेड क्रेडिट जिसमें सप्लायर क्रेडिट भी है, बायर क्रेडिट भी है, और फिर हमने फैक्टरिंग कवर किया है जिसमें हमने TREDS को कवर किया है। ठीक है। अब देखिए बुक में आपकी मैकमिलन की जो बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल मींस। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है आपको पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को अपन नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी, आंसर कहाँ है, सी है। देख लीजिए, टोटल करंट एसेट माइनस बैंक फाइनेंस गलत है, टोटल करंट एसेट माइनस क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर गलत है, टोटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म सोर्स ब्रॉड बाय द प्रोमोटर, ये भी गलत है। तो आंसर आ गया आपका सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए गलत पूछ रहा है यहाँ पे, गलत कौन सा है। ओके। रिगार्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्री। देखिए एफिशिएंट अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो वो इन्वेंट्री को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करेगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी उसकी कम हो जाएगी। ये तो सही है दोनों। ठीक है। इट रिड्यूसेज द नेट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल विद द एंटरप्राइजेज। नेट वर्किंग कैपिटल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं, ये गलत है। इसमें NWC पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इंक्रीजेज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इफ द लेवल ऑफ सेल्स रिमेन्स है। देखिए
लेवल ऑफ सेल सेम रहेगा तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बढ़ेगा जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत आंसर क्या आ गया, सी, इट रिड्यूसेस द नेट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल विद द एंटरप्राइजेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नॉट, देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सप्लायर क्रेडिट सोर्स है, बैंक फाइनेंस सोर्स है, अदर करंट लायबिलिटी सोर्स है, एडवांस पेमेंट टू सप्लायर, ये सोर्स कैसे हो सकता है, ये तो यूजेज है। ठीक है, तो आंसर डी आ गया। गलत पूछा है तो गलत है, एडवांस पेमेंट टू सप्लायर सोर्स नहीं है, ये यूजेज ऑफ फंड्स है। ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विडिटी रेशियो। इसमें लिक्विडिटी रेशियो कौन सा है, क्विक रेशियो लिक्विडिटी रेशियो है, TOL अपॉन TNW और DSCR ये हमारा लिवरेज रेशियो है। ये लिक्विडिटी रेशियो नहीं है, ये लिवरेज रेशियो है। अदर करंट लायबिलिटी कोई रेशियो है ही नहीं, तो इसमें क्विक रेशियो क्या आ गया, आपका आंसर ए आ गया। ओके, लिक्विडिटी रेशियो इज ए क्विक रेशियो, तो आंसर आ गया आपका क्विक रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 5 क्या कहता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग करंट रेशियो। करंट रेशियो के बारे में गलत कौन सा है, देखिए द सेम लेवल ऑफ करंट एसेट सेम है, इंक्रीजेज नेट वर्किंग कैपिटल रिजल्ट इन इंक्रीज करंट रेशियो। करंट रेशियो देखिए, पहले तो करंट रेशियो क्या होता है अपना, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहां हमको गलत पता करना है। सेम लेवल ऑफ करंट एसेट इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल रिजल्ट इन इंक्रीज करंट रेशियो। अब देखिए करंट एसेट है माना मेरी 100 और करंट लायबिलिटी है मेरी 50, तो मेरा रेशियो क्या आ गया 2:1, है ना। अब ये कह रहे हैं करंट रेशियो तो करंट एसेट तो हमारा सेम रहेगा, इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो गई मेरी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर ये मेरा सेम रहता है तो ये इंक्रीज कब होगी, जब मैं करंट लायबिलिटी कम करूंगा, माना 50 से मैंने 40 कर दी, तो ये NWC बढ़ गया मेरा, इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल रिजल्ट इन इंक्रीज करंट रेशियो। अब देखिए करंट रेशियो कितना आएगा, करंट रेशियो आएगा करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, यहाँ करंट लायबिलिटी मैंने 40 कर दी तो बढ़ गया ना करंट रेशियो, तो ये तो सही है मेरा, ये गलत नहीं है। द करंट रेशियो कैन बी लेस देन 1 हो सकता है, द करंट रेशियो कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये गलत है। करंट रेशियो इज एन इंडिकेशन ऑफ लिक्विडिटी, ये भी सही है, तो सी इज द रॉन्ग आंसर। ओके, क्लियर है, सी नेगेटिव, करंट रेशियो कैन बी नेगेटिव, ये गलत है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड बाई, कॉर्पोरेट इशू कर सकते हैं, कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म नहीं, ये नहीं कर सकती, LLP इशू कर सकती है। एनी बिजनेस एंटिटी, नन ऑफ दी अबव, नहीं ये नहीं है, कॉर्पोरेट आंसर आएगा। कॉर्पोरेट इशू कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट एंड LLP इशू कर सकते हैं, तो कॉर्पोरेट आंसर आ गया इसका। ओके, अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ भी गलत पूछा है, नॉट करेक्ट, गलत क्या है, फॉरफिटिंग के बारे में। इट इज फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, बिल्कुल सही है। इट इज यूज्ड इन एक्सपोर्ट फाइनेंस, भाई जो डोमेस्टिक फाइनेंस है उसमें फैक्टरिंग लगता है और एक्सपोर्ट में फॉरफिटिंग लगता है। इट इज विद रिकोर्स टू द ड्रॉर ऑफ द बिल, नहीं ये गलत है, ये विदाउट रिकोर्स होता है। विदाउट रिकोर्स यानी एक्सपोर्टर इज नॉट लायबल फॉर पेमेंट बाय द इंपोर्टर। अंडर द फाइनेंसर डिस्काउंट्स द अंडर दिस फाइनेंसर डिस्काउंट द बिल्स ड्रॉन ऑन बायर, ये ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या है, सी, ये विद रिकोर्स नहीं विदाउट रिकोर्स होता है। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है, ये कह रहे हैं रिगार्डिंग LC, LC के बारे में सही कौन सा है। दीज आर ओपनड बाई द बैंक फॉर एक्सपोर्ट सेल्स बाई द क्लाइंट, नहीं भाई एक्सपोर्ट सेल्स के लिए नहीं, एक्सपोर्ट परचेज के लिए की जाती है। दीज आर ओपन बाई द बैंक फॉर लोकल सेल्स, ये भी गलत है, ये परचेज के लिए LC ओपन की जाती है, परचेज के लिए नॉट सेल्स के लिए। LC डू नॉट कैरी मच रिस्क फॉर द ओपनिंग बैंक, नहीं LC में रिस्क तो होती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। LC आर ओपनड बाई द बैंक फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाई द क्लाइंट, ये बिल्कुल सही है, तो डी आंसर इसमें आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 8 नंबर। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जो बुक में दे रखे हैं, आपके मैकमिलन बुक में दिए हुए हैं ये क्वेश्चन। अंडर टर्नओवर मेथड ऑफ असेसमेंट लिमिट इज सेंक्शनड एट % ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर, कितनी लिमिट करते हैं, 20% करते हैं, तो 20 आंसर आ गया इसका। कैश बजट मेथड ऑफ असेसमेंट इज मोर सुटेबल फॉर दोज बिजनेस एंटरप्राइजेज। देखिए मैंने आपको वीडियो में बताया कैश बजट मेथड आपको कहाँ लगता है, जहाँ सीजनल इंडस्ट्री है, जैसे होटल है,
ठीक है। ये आपका कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे बारिश के सीजन में कॉन्ट्रैक्टर्स का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि बारिश होती है तो वो रोड कंस्ट्रक्शन या दूसरे कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकते। तो ये सीजनल ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं उनको कैश बजट मेथड लगता है। यूनिफॉर्म लेवल ऑफ ऑपरेशन गलत है, हाई लेवल ऑफ ऑपरेशन, लो लेवल, ये तो तीनों गलत हैं। सीजनल, तो आंसर आ गया आपका डी, सीजनल ऑपरेटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा थर्ड वीडियो था वर्किंग कैपिटल पे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो टोटल हमने 3 वीडियो यूनिट 28 पे बनाए हैं आपके CIV के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।